अस्सलाम वालेकुम। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक वूलर साइंटिस्ट था जिसने अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हुए यूरिया की फॉर्मेशन की थी और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था। तो जो यूरिया है वो एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है और इसमें 46.6% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है और ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और हाइग्रोस्कोपिक होता है। हम इसे बहुत से इम्पोर्टेंट केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 90% है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके रॉ मटेरियल्स को देखते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूरिया की तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो अमोनिया और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। अब इन्हीं रॉ मटेरियल्स को हमने यूज़ करते हुए जब रिएक्शन करवाना है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बनेगा। उसके बाद हमने यूरिया की फॉर्मेशन करनी है और उसके बाद हम जब वाटर को उसमें से रिमूव करेंगे एयर टावर में से हाई प्रेशर पे, तो हमें ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो उन ग्रेन्यूल्स को हम स्टोर कर लेंगे और उसे यूरिया के तौर पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस और स्टेटस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हम हैपर्स प्रोसेस को देखते हैं। जब हम मीथेन गैस में स्टीम को पास करेंगे निकल की प्रेजेंस में एट द हाई टेम्परेचर, तो हमारे पास दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस में जब हम एयर को मिक्स करेंगे तो हमें पता है एयर में नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। चूँकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब ये एयर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में N2 गैस बनेगी। अब यहाँ पे जो H2 था हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बना, ये सारा का सारा एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, यहाँ पर इसके कुछ वॉल्यूम्स रिएक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मज़ीद हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से जब हम वो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लेंगे, इस एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास अमोनिया बन जाएगा, जो कि हमें एग्जैक्ट चाहिए था और ये बनेगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 200 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर होना चाहिए। और इस हैबर्स प्रोसेस में हम एग्जैक्ट अपना जो अमोनिया गैस थी उसे हम बना लेते हैं। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। ये जो अमोनिया हमें मिला था हैबर प्रोसेस में, इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे हाई प्रेशर पर तो हमें अमोनियम कार्बामेट कंपाउंड मिलेगा। इस अमोनियम कार्बामेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे, इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यूरिया बन जाएगा और ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद है ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। जो हमें ये लिक्विड यूरिया मिला है, जब भी हम इसे टॉप पर रखेंगे यूरिया को तो हम स्प्रे करेंगे, उसका प्रेशर होगा तो जो डाउन बेस है वहाँ से हम करंट पास करेंगे और जब करंट पास करेंगे तो उसमें से हमें जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाएगा और ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, दानों की शक्ल में हमें यूरिया मिलेगी और उसे हम स्टोर कर लेंगे। अब हम इस सारे प्रोसेस को फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। जब हमने लिक्विड अमोनिया जो हैबर प्रोसेस पे बनाया था तो हमने रिएक्शन चैम्बर में उस लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसमें एंटर करेंगे तो रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा अमोनियम कार्बामेट। उसके बाद जब हमें इस वाले टावर में अमोनियम कार्बामेट मिलेगा तो हम स्टीम को एंटर करेंगे, इसमें स्टीम ऐड करेंगे तो हमारे पास वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा और हमारे पास यूरिया हमें मिल जाएगा। इस यूरिया में से जब हमने टॉप पर इस यूरिया को लेना है और नीचे से बेस से जब हम करंट पास करेंगे तो हमारे पास ग्रेन्यूल्स दानों की फॉर्म में ये वाली हमें मिलेगा यूरिया। तो ये हमें ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिल जाएगा और उसको हम बाद में स्टोर कर लेंगे। और ये थे हमारा यूरिया जिसे हमने मैन्युफैक्चरिंग किया और इसमें दो रॉ मटेरियल्स थे, एक तो अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वाटर को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं अमोनियम कार्बामेट में से तो हमें यूरिया मिलता है और उस यूरिया में से जब हम बेस से करंट पास करते हैं तो हमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और उन ग्रेन्यूल्स को हम स्टोर कर लेते हैं
और वो मार्केट में फिर हम यूज़ करते हैं यूरिया एज अ फर्टिलाइज़र, जो कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस और स्टेटस को डिस्कस करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस में है कि हम यूरिया को एग्रीकल्चर सेक्टर में दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो फर्टिलाइज़र के तौर पे, जो कि हम प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, और एनिमल फीड एडिटिव के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो भैंसें हैं उनको खुराक के तौर के लिए भी हम इसे दे सकते हैं। अब जो 90% यूरिया है हम उसे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और इसमें हाईएस्ट परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, और ये हार्मलेस होता है, और जो है ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और सॉइल्स के लिए हम ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, कारआमद है। और ये नॉन टॉक्सिक होता है, एक्सप्लोजिव नहीं होता, और इसे हम स्टोर सेफली कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए इसके लिए बेटर पैकिंग चाहिए होती है ताकि ये वाटर के मॉइस्चर को ऑब्जर्व ना कर सके। और हम इसे रॉ मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और हम इसे एक्सप्लोजिव्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, जो कि NOx प्लूटेंट्स को रिड्यूस करता है एग्जॉस्ट गैसेस में से। अब जो पाकिस्तान है इसमें 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। उनमें से जो 4 हैं वो फौजाई फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो केमिकल्स, फौजाई फर्टिलाइज़र, और बिन कासम और दाऊद कंपनी है। फौजाई फर्टिलाइज़र जो है वो बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है, जिसमें 59% मार्केट शेयर्स हैं।